बहुत ही दुख की बात है कि कोरोना काल में ये प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिनों लूट का अड्डा बने हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का इलाज होता है जिनकी जेब में मोटी रकम होती है, यानी कि इन अस्पतालों में गरीबों की नो एंट्री है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के इतने असहाय और कमजोर मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मीडिया के सामने खुलकर एक कह दिया था कि वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। वो देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन वो करना नहीं चाहते। आखिर वजह क्या है? वजह हम बताते हैं। वजह यह है कि देश में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो रसूखदार और पॉलिटिशियनों के हैं, जिन्हें आप सत्ता में चुनकर भेजते हैं, जिन्हें आप वोट देकर चुनकर भेजते हैं, जो सत्ता में आने के साथ ही रसूखदार हो जाते हैं और उसके बाद बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल, होटल, यहाँ तक स्कूल खोल के बैठ जाते हैं। उसके बाद इनकी मनमर्जी शुरू हो जाती है और सत्ता में बैठे लोगों को आप हिला नहीं सकते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। देश में इंद्र कोरोना वायरस पूरी तरह से फैला हुआ, लोग संक्रमित हो रहे, लोग मरते जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल इंद्र लूट का अड्डा बने हुए हैं और सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि वहां पर मरीजों को कोई देखने वाला, सुनने वाला नहीं है। और ऐसे में कल एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था एक चैनल के ऊपर, जिसमें दिखाया गया था किस तरीके से बत्रा हॉस्पिटल लूट रहा है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ मोटी रकम लेकर लोगों को भर्ती किया जा रहा है। सरकार चुप है, कोर्ट चुप है, लेकिन आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आम जनता मर रही है और सरकार की चुप्पी कहीं ना कहीं आम लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार इन प्राइवेट हॉस्पिटलों के खिलाफ नकेल क्यों नहीं कसती, आखिर मजबूरी क्या है? आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? कल आपने देखा टीवी में स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था, जिसमें तमाम जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है वो लोगों को, सिर्फ उन्हीं लोगों को एडमिट कर रहे हैं जिनकी जेब में मोटी रकम है। आखिर कब तक चलेगा ये? देखिए, प्रश्न आपने जो किया और उत्तर आप ही दे चुके हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि रसूखदार लोगों के कब्जे में, शिक्षा माफिया उनके कब्जे में है, मेडिकल माफिया उनके कब्जे में है, रोड माफिया उनके कब्जे में है। वही लोग विधायक बनते हैं, वही लोग एमपी बनते हैं, वही लोग संसद पहुंचते हैं, वही लोग विधानसभा पहुंचते हैं। हर एक पार्टी ऊपर के स्तर पर सब एक होता है और कोई आदमी इस पे किसी भी ढंग का किसी भी कार्य को करने का हिम्मत नहीं जुटा पाता है। अगर इस देश में देखा जाए तो 70 में 62 सीट लाने वाला अरविंद केजरीवाल 2/3 बहुमत से भी ज्यादा लाने वाला अपने आप को निस्सहाय समझता है। इससे बड़ा और दुख की बात क्या हो सकती है? इनको तो चाहिए। और दिल्ली में जो हालात है वो महाराष्ट्र और दिल्ली की तुलना अगर किया जाए, कहना मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली ज्यादा खराब है या महाराष्ट्र ज्यादा खराब है। दोनों की हालत बहुत खराब है और दोनों की हालत में ऐसी है कि दोनों की जानें बहुत जा रही है। यहाँ तक भी पेपर में आ रहा है कि जो जितने जाने जा रही है वह सही जो है बात सरकार नहीं दे रही है। ये भी पेपर में बात आती है। सवाल यह नहीं कि इस वायरस से व्यक्ति नहीं लड़ सकता है, वायरस के इन्फेक्शन से व्यक्ति नहीं लड़ सकता। यह 2000 का इतिहास है और हर एक 2000 का इतिहास में लगभग 20 बरस ऐसे वायरस आते रहे हैं जिसमें लाखों लोगों की जान गई है। 14वीं शताब्दी में एक आया था ब्लैक वायरस। अब ब्लैक वायरस में इस दुनिया में लगभग 20 करोड़ से ऊपर आदमी मर गया। आज से 100 बरस पहले 1918 में जो आया स्पेन फ्लू जो आया, उसमें महात्मा गांधी की पतोहू मर गई, महात्मा गांधी का पोता मर गया, कवि जो है निराला उनकी पत्नी मर गई, प्रेमचंद्र की पत्नी मर गई। फिर भी कोई भी सरकार इससे सबक नहीं लिया कि अगला 100 साल के बाद अगर इस तरह का कोई फ्लू आएगा, इस तरह का कोई वायरस आएगा तो उससे हम कैसे लड़ेंगे। यहाँ तक भी बात आई है कि मेडिकल की किताबों में भी इस तरह के वायरस की पढ़ाई की अच्छी बात नहीं कही है। इस पर कोई विशेष रूप से आज तक शोध नहीं किया गया है। इस पर किसी भी ढंग का कोई PhD की डिग्री नहीं दी जा रही है। यह तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर इस तरह का फ्लू आए, लोगों के पास आज जितने भी विकसित देश हैं वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आपका जर्मनी हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, ये सब देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। 4 महीना में 4 लाख से ज्यादा आदमी लोग मर गए, सरकार देखते रह गई। अभी तक दवा निकली नहीं है, सांत्वना दी जा रही, दवा निकल रही। दवा क्या निकलेगी? मलेरिया का आज तक दवा नहीं निकला, हाइजा का आज तक दवा नहीं निकला, डेंगू का आज तक। सवाल ये खड़ा होता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, सो कॉल्ड जो 5 स्टार प्राइवेट हॉस्पिटल है, इनके खिलाफ सरकार क्यों उनके सामने घुटने टेक रखे सरकार ने? वो तो उत्तर हम दे चुके हैं, आप भी दे चुके।
कि ये रसूखदारों के साथ होने के चलते सरकार इस पर किसी भी ढंग की कोई कार्रवाई नहीं कर तो रही। लोग सर ऐसे ही मरते रहेंगे यहाँ पर? एकदम, उनको तो वोट लेना था, बिजली और पानी उन्होंने फ्री कर दिया। आज गरीब, दिल्ली की गरीब जनता उसकी कीमत अपनी जान देकर चुका रहा। कोई भी गरीब आदमी हिम्मत नहीं करेगा कि हम अगर सरकारी हॉस्पिटल में जगह नहीं तो हम प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके अपना इलाज कराएं। वहां तो हिलने के जैसे नर्सिंग होम खोलिए, पहले 50,000 जमा कीजिए, लाख रुपया जमा कीजिए, कहाँ से लाएगा गरीब आदमी लाख रुपया? ये तो इतिहास बताएगा कि पैसे की इतनी दिक्कत, खाने की इतनी दिक्कत कि गर्भवती महिला माथा पर 20 किलो वजन लेकर के 1000 किलोमीटर चलने के लिए विवश हो गई और रास्ते में मरी बहुत सारे लोग। आज के बाद अगर इतिहास इस बात की लिखी जाएगी तो आज के सरकार के लिए, केजरीवाल की सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात तो आपको लगता नहीं कि सर देश में जब ये हालात बने हैं, जो लोग जो मर रहे हैं बगैर इलाज के बगैर जो मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही उन तमाम रसूखदार लोगों को चुकानी पड़ेगी जो सत्ता में शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य बात तो यही है कि जनता इस चीज को पकड़ नहीं पाती। जनता यहाँ पर अभी भी इतनी भोली है कि बच्चे की तरह काम करती है, टॉफी पर खुश हो जाती है। टॉफी दीजिए, खुश हो गया, बिजली पानी माफ किया, खुश हो गया, संपूर्ण वोट उन्हीं को दे दो। आज चुकाओ अपने जीवन से उसकी कीमत। आज दिल्ली की जनता अपने जीवन से उसकी कीमत चुका रही है। हजारों 2000 लोग इसमें मारे गए और भविष्य में भी इसका कोई अभी निदान होने की नहीं है। चलिए सर, आपने कहा, हमने भी कहा इस बात को रसूखदार लोगों के हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने इस बात की तस्दीक की है कि जितने भी हॉस्पिटल हैं रसूखदार लोगों के हैं, जिनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर सकते, जिनके आगे उन्हें नतमस्तक हो चुके हैं। लेकिन सर हम ये बात करेंगे कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और देश की राजधानी दिल्ली है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप बैठा रहेगा तो सर देश का क्या होगा फिलहाल? नहीं, अगर इस तरह की बात ज्यादा होगी तो जरूर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसमें बैठा नहीं रहेगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी भी बैठा हुआ नहीं रहता। वही तो एक ऐसा न्यायपालिका भारत में ये बच रहा है 70 वर्ष के बाद भी जो न्याय की बात करता है, न्याय दिलाता है। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना हो तो पता नहीं इस राज्य में कितनी मोनार्ची आ जाएगा, कहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर सरकार को, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, क्या इनको एक खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा कि आज देश में कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल जो लूट का जो अड्डा बने हुए, सरकार को सब कुछ पता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सब कुछ जानते हैं, केंद्र में जो मुख्यमंत्री, केंद्र में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ जानते हैं, सत्ता में शीर्ष लोग बैठे सब कुछ जानते हैं। लेकिन अगर सब चुप तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये अच्छा संकेत नहीं है। कोई भी आदमी इसको नहीं अच्छा कह सकता है। इससे बड़ा और बुरी बात क्या हो सकती है कि व्यक्ति अपनी गरीबता के चलते अपने जीवन को दान दे रहा है और ये इससे बड़ा और दुख की बात नहीं हो सकती है। और ये कोरोना अभी जाने वाला नहीं है। कोरोना कब तक रहेगा ये भी कोई कह नहीं सकता, लेकिन कोरोना से व्यक्ति को लड़ना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करनी होगी और जनता की आवाज बुलंद करनी होगी, तब ताकि जो है सो केजरीवाल जगे और हिम्मत लाए और वो कुछ काम करे। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये है कि आखिर जो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है इन पे शिकंजा कैसे कसा जाएगा? जब सरकार चुप बैठी हुई है, सरकार ने इनके सामने घुटने टेक दिए हैं, तो कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? या लोग तो ऐसे ही मरते रहेंगे पूरे देश के अंदर लोग? ना, ऐसा मत सोचिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट बच रहा है दिल्ली में। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास ये जरूर संज्ञान जाएगा, वो जरूर संज्ञान लेगा और वो जरूर उचित आदेश देगा। अब केजरीवाल को करना पड़ेगा। केजरीवाल जो है कि अभी 5 साल मेरे सत्ता रहेगा, ऐसी बात नहीं है। 5 साल के बाद आप कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन आपने दिखा दिया कि एक टॉफी दे करके दिल्ली की जनता को आपने वोट ले लिया और उस टॉफी की कीमत आज यहाँ की गरीब जनता अपने जान दे करके मूल्य चुका रही है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब आप आए थे तो लोगों ने आपको भरपूर समर्थन दिया था, लोगों ने आपको इतना खुलकर वोट दिया था कि आप सत्ता में काबिज हो गए थे। 2019 में भी चुनाव हुए थे तो लोगों ने आपको भरपूर समर्थन दिया था। लेकिन आज देश में जो हालात हो बस से बदतर है। आप देख रहे हैं सब कुछ कि हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कैसे लूट का अड्डा बने हुए हैं। टेलीविजन पर, टीवी में आपने देखा होगा कि स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया था जिसमें लोगों से लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं और आप उसके बाद अगर चुप बैठे हैं तो सोच सकते हैं कि आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं देश के लिए एक खतरे की घंटी है। हम हर जगह लड़ सकते हैं, हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, हम चीन से लड़ सकते हैं, लेकिन जब देश के अंदर जब इस तरह की बात हो तो उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे जयचंद बैठे हुए हैं, जो चंद कुछ ऐसे माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, जो हॉस्पिटल माफिया हैं, जो आपकी आंखों के नीचे, जो आपकी आंखों के सामने
देश में इस तरह की लगातार हरकतें कर रहे हैं, लोगों का इलाज नहीं कर रहे हैं, जबकि वो लूट का एक जरिया बना हुआ, और इसमें लोगों से जमकर, इस कोरोना काल में जमकर लोगों से लूट खसोट की जा रही है। अगर आप चुप रहेंगे तो कह सकते हैं कि अगला इलेक्शन भी है, हो सकता है कि पब्लिक इसका खामियाजा आपको जरूर दे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।